राजव्यवस्था और शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। 1.1 डिजिटल संविधानवाद, डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सुर्खियों में क्यों? संघ सरकार ने मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप को पहले से अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने का आदेश जारी किया था। हालांकि बाद में इस आदेश को वापस ले लिया गया। इस आदेश ने कई तरह की चिंताएं उत्पन्न कर दी थीं। बिना अनुमति लिए ऐप इंस्टॉल होने, उन पर निगरानी रखे जाने, व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग और सरकार की जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी को लेकर लोगों में भय व्याप्त हो गया था। डिजिटल संविधानवाद क्या है? डिजिटल संविधानवाद का अर्थ डिजिटल क्षेत्र में स्वतंत्रता, गरिमा, समानता, गैर मनमानी, निजता का संरक्षण, जवाबदेही और विधि का शासन जैसे संवैधानिक सिद्धांतों को लागू करना है। डिजिटल क्षेत्र में डेटा संग्रह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, एल्गोरिदम और निगरानी प्रणालियों को भी शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल शक्तियां भी उन्हीं संवैधानिक मूल्यों के दायरे में रहते हुए कार्य करें जिनके दायरे में राज्य यानी सरकार की संस्थाएं कार्य करती हैं। डिजिटल संविधानवाद की भावना के उदय के कारण सरकार की डिजिटल शक्ति में वृद्धि, आधुनिक राज्यों या सरकारों में डिजिटल माध्यमों से अपनी शक्ति का उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अपराध रोकने के लिए डेटा का इस्तेमाल, चेहरा पहचानने की तकनीक, बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह आदि इनके कुछ उदाहरण हैं। यदि सरकार की इस डिजिटल शक्ति पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो ये संविधान के अनुच्छेद 21, निजता के अधिकार का संरक्षण और गरिमा के साथ जीने का अधिकार, और अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार का उल्लंघन कर सकती है। इसलिए साइबर स्पेस की भी संवैधानिक सीमाएं तय करना जरूरी है। करंट अफेयर्स। बिग टेक कंपनियों का अर्ध संप्रभु शक्ति के रूप में उदय। निजी क्षेत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब किसी सरकार की तरह कार्य करने लगे हैं। निजी क्षेत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म अब ऐसे कार्य भी करने लगे हैं जो परंपरागत रूप से राज्य अथवा सरकार से जुड़े हुए हैं। जैसे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करना, कंटेंट में सुधार करके या हटाकर, आर्थिक पहुंच का निर्धारण करना ऐप स्टोर और भुगतान प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और सूचना के प्रसार को नियंत्रित करना सर्च इंजन और सोशल मीडिया के माध्यम से। दरअसल ये प्लेटफॉर्म्स जटिल और अस्पष्ट एल्गोरिदम के माध्यम से कार्य करते हैं। इनमें लोकतांत्रिक जवाबदेही नहीं होती। इससे एक तरह की निजी संवैधानिक व्यवस्था बनती जा रही है। जब निजी प्लेटफॉर्म बड़े स्तर पर लोक अधिकारों को प्रभावित करते हैं, तब संवैधानिक सिद्धांत केवल राज्य, सरकार ही नहीं बल्कि प्रभावशाली डिजिटल मध्यवर्तियों पर भी लागू होने चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खतरा। डिजिटल प्लेटफॉर्म गलत जानकारी और डीप फैक के जरिए लोगों की राय, चुनाव और राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित कर सकते हैं। ये सूक्ष्म स्तर पर लक्षित राजनीतिक विज्ञापनों के माध्यम से मतदाताओं की पसंद को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा इको चैम्बर्स और एल्गोरिदम से बढ़ता ध्रुवीकरण विचार विमर्श वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करते हैं। इसलिए संवैधानिक लोकतंत्र की डिजिटल बुनियाद यानी डिजिटल संविधानवाद की रक्षा करना जरूरी हो जाता है। डिजिटल अधिकारों को न्यायिक स्तर पर मान्यता। विश्व भर के न्यायालयों ने अब डिजिटल अधिकारों को मान्यता देना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए अनुराधा भसीनवाद 2020 में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि इंटरनेट के माध्यम से अपनी बात रखना अनुच्छेद 19 1A के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। डिजिटल जगत में संवैधानिक सिद्धांतों के समक्ष चुनौतियां। बिना नियंत्रण की निगरानी, मेटाडाटा, अवस्थिति, लोकेशन की ट्रैकिंग, बायोमेट्रिक्स और चेहरा पहचानने वाली तकनीक के जरिए लगातार होने वाली निगरानी लोगों के मन में डर पैदा करती है। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या असहमति व्यक्त करने जैसे अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। निजता के संरक्षण के अधिकार का हनन, जरूरत से अधिक डेटा संग्रह करना और उसे दीर्घकाल तक भंडारित रखने हेतु सहमति प्राप्त करना वास्तव में केवल क्लिक करने की औपचारिकता बन गई है। ये व्यक्ति का अपने निजी डेटा पर वास्तविक नियंत्रण खत्म करते हैं। अस्पष्ट एल्गोरिदम। सरकारी योजनाओं, पुलिसिंग और नौकरियों में जब निर्णय स्वचालित प्रणालियों द्वारा लिए जाते हैं और यह नहीं बताया जाता कि निर्णय क्यों लिया गया, तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। डिजिटल शक्ति का संकेंद्रण। सारी शक्तियां सरकारी संगठनों, विधि लागू करने वाली एजेंसियों और बिग टेक कंपनियों के पास सिमट गई है। इससे आम नागरिक केवल डेटा का एक हिस्सा बनकर रह गया है और उसके पास अपने अधिकारों का उपयोग करने की शक्ति कम हो गई है। पूर्वाग्रह और भेदभाव। एआई और चेहरे की पहचान करने वाली तकनीकें अक्सर लैंगिक, नृजातीय और सामाजिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। इससे सुभेद्य वर्गों, वंचित समुदाय के लोगों को गलत तरीके से निशाना बनाया जा सकता है या उन्हें सुविधाओं से वंचित कर दिया जा सकता है। निगरानी तंत्र कमजोर होना। निगरानी प्रणालियों और एल्गोरिदम की जांच करने के लिए स्वतंत्र ऑडिट या न्यायिक नियंत्रण के अभाव के कारण जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हो पाती है। डिजिटल जगत में अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सांविधिक तंत्र। न्यायमूर्ति के.एस.
पुट्टास्वामीवाद 2017। इस ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने निजता के संरक्षण के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार माना। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी अधिनियम 2023। यह अधिनियम व्यक्तिगत डेटा प्राप्त करने, उनका उपयोग करने और सुरक्षित रखने के लिए सांविधिक रूपरेखा तय करता है। यह अधिनियम डेटा प्रिंसिपल, डेटा देने वाले नागरिकों, और डेटा फिड्यूशरी, डेटा रखने वाली कंपनियों के अधिकार और कर्तव्य भी निर्धारित करता है। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000। ये अधिनियम डिजिटल प्लेटफॉर्म, साइबर अपराध और सोशल मीडिया जैसे मध्यवर्ती प्लेटफॉर्म के दायित्वों का विनियमन करता है। क्षेत्रक विशिष्ट नियमावलियां और नीतियां। इनमें साइबर सुरक्षा के लिए भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल सर्टिन के दिशानिर्देश, सोशल मीडिया मध्यवर्तियों के लिए आईटी नियम 2021 तथा संचार व वित्तीय डेटा के लिए टेलीकॉम और फिनटेक विनियम शामिल हैं। नेट न्यूट्रलिटी विनियम। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए लाइसेंसिंग नियमों में बदलाव किए। इन नियमों का उद्देश्य इंटरनेट पर किसी भी कंटेंट या जानकारी के साथ भेदभाव न किया जा सके। हालांकि इंटरनेट नेटवर्क को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उचित ट्रैफिक प्रबंधन के कुछ सीमित मामलों में छूट दी गई है। करंट अफेयर्स डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण DPDP नियम 2025 पर हमारी पिछली कवरेज पढ़ें। नेट न्यूट्रलिटी का अर्थ है इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ISPs को सभी डेटा को एक समान मानना चाहिए। वे किसी विशेष वेबसाइट या ऐप की अपलोड गति कम नहीं कर सकते, थ्रॉटलिंग, उसे ब्लॉक नहीं कर सकते और न ही धनराशि लेकर किसी को प्राथमिकता दे सकते हैं। डिजिटल संविधानवाद के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण। यूरोपीय संघ EU ये डिजिटल संविधानवाद का वैश्विक मानक रूप निर्धारित करता है। यहाँ डिजिटल अधिकारों को मूल अधिकारों का ही विस्तार माना गया है। इन अधिकारों को सामान्य डेटा संरक्षण विनियम GDPR 2018, डिजिटल सेवा अधिनियम आदि के माध्यम से लागू किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके डिजिटल संविधानवाद का मॉडल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मजबूती से संरक्षण, बाजार आधारित व्यवस्था और एकाधिकार रोधी एंटीट्रस्ट प्रावधानों पर टिका है। संयुक्त राष्ट्र UN और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार से संबद्ध विधियों को डिजिटल जगत तक पहुंचाने की कोशिश की है। इनका मुख्य ध्यान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता का संरक्षण के अधिकार और इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करने पर है। आगे की राह। डिजिटल गवर्नेंस का संवैधानिकरण। विधियों में डिजिटल अधिकारों जैसे निजता के संरक्षण का अधिकार, डेटा तक पहुंच, एल्गोरिदम की निष्पक्षता को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। यह व्यवस्था पुट्टास्वामीवाद में निर्धारित अनुपातिकता का परीक्षण और उचित कारण के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। अनुपातिकता के अनुसार उद्देश्य और उठाए गए कदम के बीच स्पष्ट एवं तार्किक संबंध होना चाहिए। इसी सिद्धांत के आधार पर न्यायालय ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं में आधार नंबर का उपयोग करना सही है, लेकिन बैंक खातों और मोबाइल नंबर में आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ना सही नहीं है। स्वतंत्र निगरानी। DPDP अधिनियम के तहत गठित होने वाले डेटा संरक्षण बोर्ड की स्वायत्तता सुनिश्चित की जानी चाहिए और उसे संसद के प्रति जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। निगरानी का विनियमन। निगरानी की अनुमति केवल राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही दी जानी चाहिए। इसके लिए भी न्यायिक वारंट और आनुपातिकता के परीक्षण के सिद्धांत का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। एल्गोरिदम की जवाबदेही। उच्च जोखिम वाली स्वचालित प्रणालियों के लिए एल्गोरिदम आधारित प्रभाव आकलन अनिवार्य किया जाना चाहिए। विशेष रूप से लोक सेवाओं में इसका पालन जरूरी है। जहां स्वचालित निर्णय लोगों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं, वहां निर्णय का कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए। लोगों को अपील करने और समाधान के तरीके भी बनाए जाने चाहिए, जैसे सेवा से वंचित किए जाने या ऋण से जुड़े फैसलों के मामलों में। परामर्श आधारित और समावेशी कानून बनाना। विधि निर्माण की प्रक्रिया में नागरिक समाज, शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञों और हाशिए पर रहने वाले समूहों के साथ व्यापक सार्वजनिक परामर्श को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। डिजिटल साक्षरता। नागरिकों को इतना सशक्त बनाया जाए कि वे डिजिटल प्राधिकार को समझ सकें, उस पर सवाल उठा सकें और उसे चुनौती दे सकें। वैश्विक सहयोग। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी GPAI जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण निकायों में भाग लेना चाहिए। इससे अधिकारों पर आधारित डिजिटल गवर्नेंस के नियम बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही संप्रभुता और निजता के अधिकार का सम्मान करते हुए एक देश से दूसरे देश में डेटा प्रवाह पर सहयोग करना चाहिए। निष्कर्ष। डिजिटल संविधानवाद केवल प्रौद्योगिकियों में बदलावों के कारण नहीं उभरा है, बल्कि इसलिए भी उभरा है कि राज्य सरकार, बाजार और नागरिक समाज जैसे पारंपरिक शक्ति केंद्रों की शक्ति पर्याप्त संवैधानिक रक्षोपाय के बिना डिजिटल ढांचों में स्थानांतरित हो गई है।
जैसे जैसे शासन व्यवस्था, डेटा, एल्गोरिदम और निगरानी पर अधिक निर्भर होती जा रही है, वैसे वैसे स्वतंत्रता, निजता का संरक्षण, समानता और जवाबदेही जैसे संवैधानिक मूल्यों को मजबूत सुरक्षा व्यवस्थाओं के रूप में कार्य करना चाहिए। इन सिद्धांतों को डिजिटल प्रणालियों में शामिल करना, मजबूत निगरानी तंत्र, पारदर्शी प्रौद्योगिकी और जागरूक नागरिकों के सहयोग से यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि तकनीकी क्षेत्र में प्रगति लोकतंत्र को कमजोर करने की बजाय उसे सशक्त बनाए। 1.2 एआई से संबद्ध नवाचार और कॉपीराइट के बीच संतुलन, बैलेंसिंग एआई इनोवेशन एंड कॉपीराइट। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में केंद्र सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और कॉपीराइट से जुड़े मुद्दों पर एक कार्यपत्र वर्किंग पेपर जारी किया। अन्य संबंधित तथ्य। यह कार्यपत्र उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा गठित समिति ने तैयार किया है। ये विभाग केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। समिति का उद्देश्य एक ऐसा ढांचा प्रस्तावित करना था जो रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ जिम्मेदारी आधारित जनरेटिव एआई नवाचार को बढ़ावा दे और प्रौद्योगिकी तक समान पहुंच सुनिश्चित करे। एआई और कॉपीराइट से जुड़ी दो मुख्य विधिक चिंताएं निम्नलिखित हैं। 1. एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए कॉपीराइट वाली रचनाओं जैसे किताबें, आलेख, फोटो का उपयोग करना। 2. एआई मॉडल द्वारा बनाए गए कंटेंट की कॉपीराइट के लिए योग्यता। वर्तमान कार्यपत्र एआई के प्रशिक्षण के लिए कॉपीराइट वाली रचनाओं को स्रोत, इनपुट के रूप में उपयोग पर केंद्रित है। एआई द्वारा सृजित कंटेंट की कॉपीराइट स्थिति से जुड़े मुद्दों पर भविष्य के कार्यपत्र में चर्चा की जाएगी। एआई मॉडल प्रशिक्षण। 1. जानकारी एकत्रित करना। 2. प्रशिक्षण मॉडल का चयन। 3. प्रारंभिक प्रशिक्षण करना। 4. प्रशिक्षण सत्यापन। 5. मॉडल का परीक्षण। भारत में कॉपीराइट और उससे जुड़े मुद्दों से संबंधित वर्तमान विधिक ढांचे। कॉपीराइट अधिनियम 1957। इस अधिनियम के तहत किसी भी रचना की प्रतिलिपि बनाने, संग्रह करने और रूपांतरण के अनन्य अधिकार कॉपीराइट धारक के पास हैं। उचित व्यवहार, फेयर डीलिंग के अपवाद। कॉपीराइट कानून कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए बिना अनुमति के मूल रचनाओं के सीमित उपयोग की अनुमति देता है। इन विशेष उद्देश्यों में शामिल हैं अध्ययन, अनुसंधान, समालोचना, समीक्षा, समसामयिक घटनाओं की रिपोर्टिंग। इसका उद्देश्य रचनाकारों के अधिकारों और जनता की जानकारी तक पहुंच के बीच संतुलन बनाए रखना है। उचित व्यवहार के लिए कोई विशेष अपवाद नहीं। भारत की वर्तमान विधियों में टेक्स्ट एंड डेटा माइनिंग (टीडीएम) या एआई प्रशिक्षण के लिए कोई स्पष्ट छूट नहीं दी गई। टेक्स्ट और डेटा माइनिंग (टीडीएम) एक स्वचालित प्रक्रिया है। इसमें बड़े और बिखरे हुए डेटा को स्कैन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस प्रक्रिया से उपयोगी जानकारी निकाली जाती है। पैटर्न और नए निष्कर्ष सामने आते हैं। एआई मॉडल्स के प्रशिक्षण के लिए इनपुट के तौर पर कॉपीराइट रचनाओं के उपयोग से संबद्ध मुख्य मुद्दे और तर्क। कॉपीराइट लाइसेंस का उल्लंघन। आमतौर पर एआई को प्रशिक्षित करने के लिए कॉपीराइट वाली रचनाओं का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसके लिए कॉपीराइट धारकों से अनुमति नहीं ली जाती या लाइसेंस नहीं लिया जाता। उदाहरण के लिए, एएनआई मीडिया बनाम ओपनएआई वाद में न्यायालय सुनवाई कर रहा है। न्यायालय को निर्धारित करना है कि क्या ओपनएआई द्वारा अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (एलएलएमएस) को प्रशिक्षित करने के लिए समाचार आलेखों, साहित्यिक रचनाओं और अन्य सामग्री का उपयोग कॉपीराइट का उल्लंघन है, या इसे भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 52 के तहत उचित उपयोग, फेयर डीलिंग माना जा सकता है। कॉपीराइट धारकों के तर्क। बिना नियंत्रण के कॉपीराइट रचनाओं का उपयोग इंसान की रचनात्मकता का मूल्य घटा सकता है। इससे लोग नई मौलिक रचना करने पर कम ध्यान देंगे। कंटेंट उद्योग मांग कर रहा है कि एआई मॉडल्स के प्रशिक्षण के लिए रचनाओं का उपयोग अनुमति लेकर और प्रतिपूर्ति का भुगतान करके हो। कई अध्ययन बताते हैं कि एआई मॉडल्स कॉपीराइट सामग्री को याद कर सकते हैं और उसे वैसा ही दोबारा प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे एआई प्रशिक्षण और कॉपीराइट के उल्लंघन के बीच का अंतर ही खत्म हो जाता है। एआई द्वारा सृजित कंटेंट पर कॉपीराइट संबंधी दावे। क्या एआई द्वारा सृजित कंटेंट को कॉपीराइट मिलना चाहिए, और यदि हां, तो उसका विधिक या वास्तविक लेखक कौन माना जाएगा? यदि कॉपीराइट का उल्लंघन हो तो जिम्मेदारी किसकी होगी? एआई प्रणाली का विकास करने वालों के तर्क। प्रभावी एआई सिस्टम बनाने के लिए व्यापक और विविध प्रकार के कंटेंट तक पहुंच जरूरी है। इससे गलत जानकारी प्राप्त होने की संभावना कम होती है। पक्षपात को भी कम किया जा सकता है। कंटेंट पर बहुत अधिक कानूनी पाबंदियां एआई के क्षेत्र में होने वाले नए आविष्कारों को बाधित कर सकती हैं। उनका तर्क है कि एआई मॉडल्स का प्रशिक्षण और डेटा सेट्स बनाना कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है,
क्योंकि वे मौलिक रचनाओं के केवल डेटा और पैटर्न, गैर अभिव्यक्त तत्व को सीखते हैं, उनकी नकल नहीं करते। रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित नीतिगत ढांचा, हाइब्रिड मॉडल, एक राष्ट्र, एक लाइसेंस, एक भुगतान। सार्वभौमिक सामान्य लाइसेंस, कानूनी रूप से उपलब्ध सभी कॉपीराइट रचनाओं का एआई मॉडल्स के प्रशिक्षण में उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए एक ही लाइसेंस होगा। केंद्रीकृत संग्रह इकाई CRCAT, एकल गैर लाभकारी संस्था स्थापित की जाए। इसे एआई प्रशिक्षण के लिए कॉपीराइट रॉयल्टी संग्रहण कहा जाएगा। यह संस्था एआई मॉडल्स का विकास करने वालों से रॉयल्टी एकत्र करेगी। एक समान रॉयल्टी दरें। सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति रॉयल्टी की दर तय करेगी। यह दर एआई सिस्टम के कुल राजस्व के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में होगी। इससे स्टार्टअप्स को शुरुआत में ही अधिक शुल्क नहीं देना पड़ेगा। सांविधिक पारिश्रमिक अधिकार, रचनाकारों और कॉपीराइट धारकों को अपना पारिश्रमिक प्राप्त करने का सांविधिक अधिकार होगा। इसके बाद कॉपीराइट धारक अपनी रचनाओं को एआई प्रशिक्षण में उपयोग होने से रोक नहीं सकेंगे। रॉयल्टी वितरण व्यवस्था। रॉयल्टी का वितरण पंजीकृत रचनाकारों में किया जाएगा। ये वे रचनाकार होंगे जो अपनी रचनाएं वर्क्स डेटाबेस में दर्ज करेंगे। यह वितरण कॉपीराइट सोसाइटी या सामूहिक प्रबंधन संगठन CMO के माध्यम से होगा। अन्य प्रचलित एआई विनियामक मॉडल्स। प्रत्यक्ष लाइसेंसिंग समझौतों के माध्यम से स्वैच्छिक लाइसेंसिंग। इसमें एआई मॉडल्स का विकास करने वालों को प्रत्येक कॉपीराइट धारक के साथ व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना होता है, उनके साथ वार्ता करनी होती है और कंटेंट के उपयोग के लिए समझौते को अंतिम रूप देना होता है। टेक्स्ट और डेटा माइनिंग TDM अपवाद। इसमें कॉपीराइट वाली रचना की नकल या उपयोग की अनुमति होती है। ये एआई सिस्टम के प्रशिक्षण के लिए होता है। ऐसा मॉडल यूरोपीय संघ, सिंगापुर और जापान में प्रचलित है। सामूहिक लाइसेंसिंग CL और विस्तारित सामूहिक लाइसेंसिंग ECL। सामूहिक लाइसेंसिंग में एक सामूहिक संस्था रचनाओं, संगीत आदि के उपयोग को सुगम बनाती है। इसकी लागत अलग अलग लाइसेंस लेने की लागत से कम होती है। विस्तारित सामूहिक लाइसेंसिंग ECL में सामूहिक प्रबंधन संगठन अपने सदस्यों के साथ साथ गैर सदस्यों की ओर से भी लाइसेंस जारी करते हैं। निष्कर्ष। यह कार्यपत्र एआई से जुड़े नवाचार को बढ़ावा देने और रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है, विशेष रूप से तब जब एआई के लिए स्पष्ट कॉपीराइट नियम मौजूद नहीं है। ये एक राष्ट्र, एक लाइसेंस, एक भुगतान के हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव करता है, जिसका उद्देश्य एआई मॉडल्स का विकास करने वालों को डेटा तक सुगम पहुंच देना है। साथ ही यह कॉपीराइट धारकों को उचित प्रतिपूर्ति का भुगतान की गारंटी देता है और कानूनों में स्पष्टता सुनिश्चित करता है। 1.3 भारत में लोकपाल इन इंडिया। सुर्खियों में क्यों? कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 145वीं रिपोर्ट में लोकपाल के जांच और अभियोजन शाखा विंग को क्रियाशील बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने का सुझाव दिया है। लोकपाल के बारे में। लोकपाल एक सांविधिक, स्वायत्त और स्वतंत्र भ्रष्टाचार रोधी संस्थान है। इसकी स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। संरचना है, इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य, 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक होते हैं। कुल सदस्यों में से कम 50% सदस्य SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिला वर्ग से होने चाहिए। नियुक्ति अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होते हैं: प्रधानमंत्री अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होता है। जांच के संबंध में अधिकारिता, क्षेत्राधिकार। इसके दायरे में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह A, B, C और D के अधिकारी तथा केंद्र सरकार के कर्मचारी शामिल होते हैं। लोकपाल प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के उन आरोपों की जांच नहीं करेगा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित हों। जांच शाखा विंग। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत लोकपाल को जांच निदेशक, डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी के नेतृत्व में एक जांच विंग गठित करना अनिवार्य है। ये विंग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम PC एक्ट 1988 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों की प्रारंभिक जांच करने के लिए जिम्मेदार होती है। अभियोजन शाखा विंग। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 12(1) के तहत
लोकपाल लोक सेवकों के अभियोजन मुकदमा चलाने के उद्देश्य से अधिसूचना द्वारा एक अभियोजन शाखा का गठन करने का प्रावधान किया गया है। इसके प्रमुख अभियोजन निदेशक होंगे। लोकपाल की शक्तियां और कार्य है। प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के लिए भेजे गए मामलों के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान DSP-ECBI पर अधीक्षण की शक्ति। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC को लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट लोकपाल को देनी होगी। प्रारंभिक जांच के उद्देश्य से जांच विंग के पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं। लोकपाल के लिए पात्रता मानदंड। पद, योग्यता। अध्यक्ष भारत के वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश CJI बाय उच्चतम न्यायालय SC के न्यायाधीश या एक प्रतिष्ठित व्यक्ति। न्यायिक सदस्य उच्चतम न्यायालय SC के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश बाय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अन्य सदस्य प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनके पास भ्रष्टाचार रोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा और बैंकिंग सहित कानून और प्रबंधन से संबंधित मामलों में न्यूनतम 25 वर्षों का विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता हो। सदस्य बनने के लिए अयोग्य व्यक्ति, 45 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, नैतिक अधमता बाय भ्रष्टता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति, संघ राज्य की सेवा से हटाया या बर्खास्त किया गया व्यक्ति, संसद सदस्य या राज्य केंद्र शासित प्रदेश विधानमंडल या किसी पंचायत नगर पालिका का सदस्य, लाभ का कोई पद धारण करने वाला या किसी राजनीतिक दल आदि से संबद्ध व्यक्ति। लोकपाल के कामकाज में समस्याएं। जांच शाखा, इसका औपचारिक गठन 2024 में किया गया था, लेकिन यह व्यवहारतः क्रियाशील नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकपाल तब तक नियमित नियुक्तियां शुरू नहीं कर सकता जब तक कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकपाल अधिकारी और कर्मचारी सेवा की शर्तें विनियम 2024 को मंजूरी नहीं मिल जाती। अभियोजन शाखा, मामलों की कम संख्या, केवल 7 मामले जिनमें 13 लोक सेवक संलिप्त हैं के कारण ये लंबित है। वर्तमान में अभियोजन से संबंधित कार्य लोकपाल की पूर्ण पीठ द्वारा संबंधित मामले के जांच अधिकारी को स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देकर किया जा रहा है। समर्पित विशेष न्यायालयों का अभाव। लोकपाल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत आने वाले मामलों को प्राथमिकता देने के लिए दिल्ली में एक विशेष न्यायालय स्थापित करने का अनुरोध किया है। हालांकि ये अनुरोध कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT के पास लंबित है। निधियों का अल्प उपयोग। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोकपाल ने 67.65 करोड़ रुपए के अपने संशोधित अनुमानित आवंटन का केवल 84.86%, 57.41 करोड़ रुपए ही उपयोग किया। अधिनियम में अन्य कमियां। संस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। सरकारी विभागों और राज्य जांच एजेंसियों से पर्याप्त सूचना प्राप्ति में विलंब। 7 वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती। न्यायपालिका को लोकपाल के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। लोकपाल के कामकाज को सुदृढ़ करने की राह। संसदीय समिति की सिफारिशें। शाखाओं का संचालन। समिति इस बात पर बल देती है कि जांच और अभियोजन दोनों शाखाओं का गठन 6 माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। इन शाखाओं की संरचना, कर्मचारी व्यवस्था, स्टाफिंग और क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। जब तक ये शाखाएं पूर्णतः क्रियाशील नहीं हो जाती, तब तक चल रहे मामलों को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के साथ एक समर्पित समन्वय तंत्र स्थापित किया जा सकता है। विशेष न्यायालयों की स्थापना। समिति लोकपाल के उस अनुरोध का समर्थन करती है जिसमें 2013 के अधिनियम के तहत उत्पन्न मामलों को प्राथमिकता देने हेतु दिल्ली में कम से कम एक विशेष न्यायालय को अधिसूचित करने की मांग की गई है। इस मांग का उद्देश्य मुकदमों को 1 वर्ष की वैधानिक समय सीमा के भीतर पूरा करना है। प्रतिक्रियाओं के लिए अनिवार्य समय सीमा। प्रक्रियागत विलंब को रोकने के लिए समिति यह अनुशंसा करती है कि जांच के दौरान लोक सेवकों द्वारा अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु एक निश्चित समय सीमा लागू की जाए। साथ ही अनुपालन न होने की स्थिति में स्वचालित वृद्धि तंत्र ऑटोमैटिक एस्केलेशन मैकेनिज्म की व्यवस्था हो। डिजिटल अवसंरचना। प्रक्रियागत विलंब को न्यूनतम करने के लिए टिप्पणियों को सुरक्षित और रियल टाइम तत्काल प्रस्तुत करने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म संचालित किए जाने चाहिए। उदाहरणार्थ, दक्ष डेटा प्रबंधन और विश्लेषण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का एकीकरण। अन्य सुझाव। विशेषीकृत विशेषज्ञता। भ्रष्टाचार की परिष्कृत होती प्रकृति से निपटने के लिए फोरेंसिक अकाउंटिंग और साइबर जांच सहित विशेषीकृत विशेषज्ञता रखने वाले कर्मियों की नियुक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए।
हितधारकों की सहभागिता, जनता को उनके अधिकारों और लोकपाल की भूमिका के विषय में शिक्षित करना चाहिए, ताकि एक ऐसे जागरूक जनमानस का निर्माण हो सके जो भ्रष्टाचार को अब और सहन न करे। निष्कर्ष: इस प्रकार यद्यपि लोकपाल के पास सुदृढ़ सांविधिक आधार है, किंतु परिचालन में विलंब और प्रक्रियात्मक बाधाओं के कारण इसका प्रभाव सीमित रहा है। एक प्रभावी भ्रष्टाचार रोधी प्रहरी के रूप में उसकी भूमिका को साकार करने के लिए समय पर संस्थागत सुदृढ़ीकरण, प्रौद्योगिकी का उपयोग और बेहतर समन्वय अनिवार्य है। 1.4 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 RFCTLARR एक्ट 2013। सुर्खियों में क्यों? ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति ने भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 RFCTLARR अधिनियम 2013 पर एक रिपोर्ट जारी की है। अन्य संबंधित तथ्य: इस रिपोर्ट में RFCTLARR अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है। RFCTLARR अधिनियम का उद्देश्य उन लोगों को उचित मुआवजा प्रदान करना है जिनकी भूमि ली गई है। साथ ही इसका उद्देश्य कारखानों और अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना तथा प्रभावित लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करना है। RFCTLARR अधिनियम ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का स्थान लिया। RFCTLARR अधिनियम 2013 के प्रमुख प्रावधान: अनुचित अधिग्रहण पर रोक। अनुचित भूमि अधिग्रहण को रोकने के लिए लोक प्रयोजन को परिभाषित करता है, जिसमें अवसंरचना परियोजनाएं, शहरीकरण और औद्योगिक गलियारे शामिल हैं। उचित मुआवजा: ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य का 4 गुना तक और शहरी क्षेत्रों में भूमि के बाजार मूल्य का 2 गुना तक मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। सहमति की आवश्यकता: निजी कंपनियों की परियोजनाओं के लिए प्रभावित परिवारों की 80% सहमति और सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP परियोजनाओं के मामले में 70% सहमति आवश्यक है। अनुप्रयुक्त अनुपयोगी भूमि की वापसी: यदि भूमि का उपयोग 5 वर्षों के भीतर उसके इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है, तब उसे मूल मालिकों को वापस कर दिया जाना चाहिए या भूमि बैंक, लैंड बैंक में जमा कर दिया जाना चाहिए। किसानों की भूमि का संरक्षण: बहुफसलीय और कृषि भूमि के लिए विशेष रक्षोपाय। अधिग्रहण केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए संरक्षण: अनुसूचित क्षेत्रों में कोई भी अधिग्रहण स्वदेशी आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा करने वाली विधियों का उल्लंघन नहीं करता है। सामाजिक प्रभाव आकलन (सिया): किसी भी भूमि अधिग्रहण से पहले सरकार को एक सिया अध्ययन करना होगा। सहमति प्रक्रिया सिया के साथ साथ संचालित की जानी चाहिए। पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन: पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का प्रावधान। इसमें प्रभावित परिवारों के लिए हकदारियां शामिल हैं, जैसे घर, आजीविका के नुकसान के लिए वित्तीय सहायता, रोजगार आदि। संस्थागत ढांचा: यह निम्नलिखित की स्थापना का प्रावधान करता है। पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय निगरानी समिति। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण LARRA इसकी स्थापना विवादों के त्वरित निपटान के लिए की गई है। छूट: विशेषकर कुछ परियोजनाएं जैसे कि रक्षा, रेलवे और परमाणु ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं को इस अधिनियम से छूट प्राप्त है। हालांकि मुआवजा तथा पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रावधान अभी भी लागू होते हैं। अधिनियम के कार्यान्वयन में प्रमुख मुद्दे: सतही SIA EIA, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA कभी कभी केवल औपचारिकताओं के रूप में किए जाते हैं। इनकी रिपोर्ट अधिग्रहण के पक्ष में पहले से ही तैयार होती हैं। राष्ट्रीय निगरानी समिति NMC की विफलता: केन बेतवा लिंक परियोजना और पोलावरम सिंचाई परियोजना जैसी बड़ी परियोजनाओं में असंतोष को शांत करने में राष्ट्रीय निगरानी समिति NMC विफल रही है। अनुसूचित क्षेत्रों में दोषपूर्ण कार्यान्वयन सांविधिक रक्षोपायों के बावजूद उल्लंघन होते हैं, जिनमें भूमि के मूल्य का कम आकलन, ग्राम सभा से नाम मात्र का परामर्श और कमजोर वर्गों की उपेक्षा शामिल है। पेसा PESA नियमों का पालन न करना: अनुसूचित क्षेत्रों में परामर्श के संबंध में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 PESA के प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 का उल्लंघन: अधिकारों का निपटान किए बिना वन भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। भूमि वर्गीकरण में हेरफेर: ग्रीनफील्ड भूमि को ब्राउनफील्ड में बदलना और ग्रामीण भूमि को शहरी क्षेत्रों में पुनर्वर्गीकृत करना, विशेषकर भारतमाला जैसी अवसंरचना परियोजनाओं में। दोषपूर्ण पुनर्वास: सीमांकित और सेवा युक्त स्थानांतरण स्थल मौजूद होने से पहले ही नकद राशि वितरित कर दी जाती है।
भूमि के बदले भूमि केवल कागजों पर दी जाती है या निम्न गुणवत्ता की भूमि दी जाती है आदि। क्या आप जानते हैं, भूमि राज्य सूची का विषय है और प्रत्येक राज्य के पास भूमि तथा इसके प्रशासन से निपटने के लिए अपने स्वयं के विशिष्ट प्रशासनिक या राजस्व कानून हैं। संरचनात्मक विफलताएं। अधिनियम के लागू होने के 1 दशक से अधिक समय बाद भी कई राज्यों ने अभी तक अनिवार्य LARRA प्राधिकरणों की स्थापना नहीं की है, जिससे प्रभावित परिवारों के लिए न्याय में देरी होती है। प्रमुख सिफारिशें। ग्राम सभा की भूमिका को सुदृढ़ करना। सभी भूमि अधिग्रहणों के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य बनाई जाए और उसे उन प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार दिया जाए जो स्थानीय विकास योजनाओं या सामुदायिक हितों के विपरीत हैं। आजीविका मूल्य दृष्टिकोण अपनाना है। मुआवजा केवल भूमि के नकद मूल्य तक सीमित न रहकर आजीविका मूल्य पर आधारित होना चाहिए, अतः इसमें वनों, जल स्रोतों और सामुदायिक परिसंपत्तियों तक पहुंच की हानि को भी शामिल किया जाना चाहिए। LARRA और FRA का एकीकरण परंपरागत और सामुदायिक वन उपयोग अधिकारों के नुकसान को स्पष्ट रूप से आर्थिक विस्थापन माना जाना चाहिए, जिसके लिए पूर्ण पुनर्वास की आवश्यकता होती है। वर्गीकरण की केंद्रीय निगरानी। भूमि वर्गीकरण प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए एक समर्पित केंद्रीय निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए। अभिनव लाभ साझाकरण मॉडल। मौजूदा मुआवजे तथा पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों के अलावा या तो परियोजना संबंधी इक्विटी का एक हिस्सा ग्राम सभा में वैधानिक ट्रस्ट के माध्यम से आयोजित या सकल परियोजना राजस्व का 1% जो भी अधिक हो की गारंटी देनी चाहिए। विस्थापित जनजातीय परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन को सुदृढ़ करना है। जब तक प्रतिस्थापन स्थल या कृषि भूमि का सर्वेक्षण, सीमांकन और मृदा परीक्षण न हो जाए तथा मूलभूत सेवाएं कार्यात्मक न हो जाए, तब तक कोई विस्थापन नहीं किया जाना चाहिए। डिजिटल पारदर्शिता। अधिग्रहण से संबंधित सभी दस्तावेज, जिनमें सिया रिपोर्ट, मुआवजे का विवरण तथा पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की स्थिति शामिल है, को एक आधिकारिक पारदर्शिता पोर्टल पर प्रकाशित किया जाना चाहिए। अन्यः सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में LARRAS की तत्काल स्थापना की जानी चाहिए। भूमि संसाधन विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए EIA और SIA दोनों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। निष्कर्ष। RFCTLARR अधिनियम 2013 एक प्रगतिशील कानून है, किंतु खराब कार्यान्वयन, कमजोर निगरानी और सामुदायिक रक्षोपायों के कमजोर पड़ने से इसकी प्रभावशीलता सीमित हो गई है। समिति भूमि अधिग्रहण को अधिक न्याय संगत और जन केंद्रित बनाने के लिए ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने, PESA और FRA का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और पुनर्वास तथा निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने पर बल देती है। 1.5 पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 पेसा पंचायत्स एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 PESA। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम PESA 1996 की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। पेसा PESA अधिनियम 1996 की मुख्य विशेषताएं। संवैधानिक अधिदेशः यह संविधान के अनुच्छेद 243(m)(4) ऑफ B को क्रियान्वित करता है। इसके अंतर्गत भाग IX पंचायती राज के प्रावधानों को विशिष्ट संशोधनों के साथ 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है। भौगोलिक विस्तारः यह अनुसूचित क्षेत्रों वाले 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में लागू होता है। वर्तमान स्थिति। जनजातीय अनुसूचित क्षेत्रों वाले 10 में से 9 राज्यों ने अपने PESA नियम बना लिए हैं, जबकि ओडिशा ने नियमों का प्रारूप ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। परंपरा को मान्यता। यह अधिनियम जनजातीय समुदायों को उनके परंपरागत कानूनों, सामाजिक प्रथाओं और सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन के माध्यम से स्वयं पर शासन करने के अधिकार को विधिक मान्यता देता है। सीटों का अनुपातिक आरक्षण। पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों STS, अनुसूचित जातियों SCS और अन्य के लिए सीटों का आरक्षण उनकी वास्तविक जनसंख्या प्रतिशत के अनुरूप होना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों STS के लिए कम से कम 50% सीटें सुनिश्चित की गई हैं। इन क्षेत्रों में पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्ष का पद अनिवार्य रूप से किसी अनुसूचित जनजाति ST के व्यक्ति के पास ही होगा। प्रतिनिधित्व विहीन जनजातियों का नामांकन। किसी जनजातीय समुदाय का कोई भी सदस्य निर्वाचित न होने की स्थिति में राज्य सरकार के पास उस समुदाय के सदस्यों को ब्लॉक या जिला स्तर के निकायों में नामित करने की शक्ति है। प्रदत्त शक्तियां और अधिकार। राज्य विधानमंडलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राम सभाओं और उपयुक्त स्तर पर पंचायतों को निम्नलिखित विशिष्ट शक्तियों से संपन्न किया जाए। मादक पदार्थों पर नियंत्रण। किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री
और खपत को प्रतिबंधित, विनियमित या सीमित करने की शक्ति। वनोपज पर स्वामित्व, लघु वनोपज पर पूर्ण स्वामित्व का अधिकार। भूमि संरक्षण और हस्तांतरण, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने और अवैध रूप से हस्तांतरित की गई किसी भी जनजातीय भूमि की बहाली करने के लिए उचित कार्रवाई करने की शक्ति। अन्य ग्रामीण बाजार का प्रबंधन करने, अनुसूचित जनजातियों एसटीएस को धन उधार दिए जाने पर नियंत्रण रखने तथा स्थानीय विकास योजनाओं और संसाधनों को नियंत्रित और प्रबंधित करने का अधिकार आदि। अनिवार्य परामर्श के क्षेत्र। अधिनियम ये अनिवार्य करता है कि निम्नलिखित कार्यों को शुरू करने से पहले ग्राम सभाओं या उपयुक्त स्तर पर पंचायतों से परामर्श किया जाना चाहिए। भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं के विकास के लिए और ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के बाद में पुनर्वास या पुनर्स्थापन के लिए। जल निकाय, लघु जल निकायों का नियोजन और प्रबंधन। खनन पट्टा, अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे प्रदान करना। खनिज नीलामी, नीलामी के माध्यम से लघु खनिजों के दोहन के लिए रियायतें प्रदान करना। पेसा पीईएसए अधिनियम कार्यान्वयन के लिए पहले। डिजिटल नियोजन पीईएसएजीपीडीपी पोर्टल, इसे 2024 में शुरू किया गया ताकि टोलावार नियोजन को सुगम बनाया जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि विकास कार्य जनजातीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हों। भाषाई समावेशन है, जमीनी स्तर पर जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए पेसा पीईएसए ने संबंधित पुस्तिकाओं, मैनुअल का संथाली, गोंडी, भीली और मुंडारी जैसी जनजातीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। पेसा पीईएसए प्रकोष्ठों की स्थापना मंत्रालय और राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश में समर्पित प्रकोष्ठ पेसा कार्यान्वयन के लिए तकनीकी और वित्तीय निगरानी प्रदान करते हैं। उत्कृष्टता केंद्र सीओई, पंचायती राज मंत्रालय एमओपीआर ने जनजातीय स्वशासन पर शोध एवं दस्तावेजीकरण को संस्थागत बनाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग किया है। राज्य विशिष्ट अधिसूचना झारखंड के नए नियमों में पारंपरिक मुखिया जैसे मानकी मुंडा को ग्राम सभा की बैठकों में अध्यक्ष बनाने का प्रावधान किया गया है। इससे स्वदेशी नेतृत्व को बल मिलता है। चिंताएं और चुनौतियां। पेसा के कार्यान्वयन में विधिक अस्पष्टताओं, संस्थागत प्रतिरोध, शक्तियों के अप्रभावी हस्तांतरण और जमीनी स्तर की सीमित क्षमता के कारण कई चुनौतियां सामने आती हैं। परामर्श बनाम सहमति। अधिनियम में परामर्श कंसल्टेशन शब्द की अधिकारियों द्वारा प्रायः गलत व्याख्या की जाती है ताकि ग्राम सभा की स्पष्ट मंजूरी के बिना भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। उदाहरण, वेदांता नियमगिरी, ओडिशा। समुदाय के कड़े विरोध के बावजूद शुरुआत में परामर्श का हवाला देते हुए खनन की मंजूरी को आगे बढ़ाया गया था। राज्य की विधियों के साथ टकराव। वन, खनन और उत्पाद शुल्क से संबंधित कई राज्य स्तरीय विधियां अभी भी पेसा प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं, जिससे विधिक टकराव उत्पन्न होता है। उदाहरण, वन अधिकार अधिनियम 2006 और पेसा 1996 के तहत वनोपज पर नियंत्रण के लिए अतिव्यापी प्रावधान। प्रशासनिक जड़ता, नौकरशाही प्रतिरोध और जनजातीय समुदायों में जागरूकता की कमी के परिणामस्वरूप प्रायः उच्च स्तरीय पंचायतें या अधिकारी ग्राम सभा के निर्णयों की उपेक्षा कर देते हैं। उदाहरण, झारखंड में पेसा अधिनियम के लागू होने के लगभग 30 वर्ष बाद पेसा नियमों को अधिसूचित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लंबे समय तक प्रशासनिक शून्यता की स्थिति बनी रही और इस बीच भूमि का हस्तांतरण हुआ। सीमित राजकोषीय स्वायत्तता, वैधानिक शक्तियां होने के बावजूद कई ग्राम सभाओं के पास स्वतंत्र शासन के लिए आवश्यक निधियों और कर्मियों का वास्तविक हस्तांतरण नहीं है। विकास बनाम अधिकार विमर्श। विशेषकर संसाधन समृद्ध अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा को प्रायः विकास विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप जनजातीय स्वशासन के लिए संवैधानिक रक्षोपायों पर निष्कर्षण परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। आगे की राह। विधिक सामंजस्य। राज्यों को पेसा पीईएसए की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए असंगत विषय विधियों, खनन, वन, उत्पाद शुल्क में तत्काल संशोधन करना चाहिए। बाध्यकारी सहमति। परामर्श की विधिक व्याख्या को सुदृढ़ करके इसे भूमि और संसाधन संबंधी सभी मामलों के लिए पूर्व सूचित सहमति के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। सांविधिक संशोधन या बाध्यकारी कार्यकारी दिशा निर्देशों के माध्यम से स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के नियमगिरी सिद्धांतों को संहिताबद्ध करना। परिणाम आधारित निगरानी। सामाजिक अंकेक्षण को संस्थागत बनाना और केवल डिजिटल डेटा प्रविष्टि के बजाय ग्राम सभा के निर्णयों के जमीनी प्रभाव पर नजर रखने के लिए पीईएसएजीपीडीपी पोर्टल का उपयोग करना। राजकोषीय सशक्तिकरण। स्थानीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन में वास्तविक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए ग्राम सभाओं को निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विकास विमर्श को पुनर्गठित करना। दोहन आधारित, अधोशीर्ष टॉप डाउन परियोजनाओं के स्थान पर समुदाय के नेतृत्व वाले सतत विकास मॉडल को अपनाया जाना चाहिए तथा जनजातीय स्वशासन को एक संवैधानिक परिसंपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए। निष्कर्ष।
पीईएसए के लगभग 3 दशक पूरे होने के साथ ही अब इसे राजकोषीय स्वायत्तता, विधिक सामंजस्य और प्रशासनिक जवाबदेही द्वारा समर्थित होकर प्रक्रियात्मक परामर्श से ठोस सहमति की ओर निर्णायक रूप से अग्रसर होना चाहिए। हालिया डिजिटल, भाषाई और संस्थागत पहलों के माध्यम से पेसा अनुसूचित क्षेत्रों में महज एक वैधानिक आश्वासन से ऊपर उठकर जनजातीय स्वशासन और समावेशी विकास के एक जीवंत ढांचे के रूप में विकसित हो सकता है। 1.6 यौन उत्पीड़न रोकथाम पोश अधिनियम 2013 प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट पोश एक्ट 2013। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने डॉक्टर सुहेल मलिक बनाम भारत संघ एवं अन्य वाद 2025 में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण अधिनियम 2013 या पोश अधिनियम 2013 के दायरे का विस्तार किया है। अन्य संबंधित तथ्य। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि किसी महिला का अपने संगठन के बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा कार्यस्थल पर उत्पीड़न किया जाता है, तब वह अपने स्वयं के कार्यस्थल की आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी के पास शिकायत दर्ज करा सकती है, न कि तृतीय पक्ष के प्रतिष्ठान की आईसीसी के समक्ष। यह निर्णय पीड़ित महिला के कार्यस्थल पर गठित आईसीसी को किसी अन्य कार्यस्थल के कर्मचारी पर भी अधिकार क्षेत्र प्रयोग करने की अनुमति देता है। पोश अधिनियम 2013 के मुख्य प्रावधान। पोश अधिनियम का आधार उच्चतम न्यायालय का विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 का निर्णय है। अधिनियम की धारा 16 शिकायत दर्ज कराने वाली महिला की पहचान गोपनीय रखने के लिए शिकायत और जांच कार्यवाही की सामग्री के प्रकाशन या उसे सार्वजनिक करने पर रोक लगाती है। प्रमुख परिभाषाएं। यौन उत्पीड़न। इसमें निम्नलिखित में से कोई भी एक या अधिक अवांछित कृत्य या व्यवहार, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या निहितार्थ रूप से शामिल हैं, जो निम्नानुसार हैं: शारीरिक संपर्क या प्रस्ताव, यौन संबंधों की मांग या अनुरोध, यौन संबंधी टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना, यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक आचरण। कार्यस्थल, रोजगार के कारण या रोजगार के दौरान कर्मचारी द्वारा दौरा किया गया कोई भी स्थान जिसमें ऐसी यात्रा करने के लिए नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया आवागमन या परिवहन भी शामिल है। एक कार्यस्थल में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रक शामिल हैं। पीड़ित व्यथित महिला, इसमें सभी महिलाएं शामिल हैं, चाहे उनकी आयु या रोजगार की स्थिति कुछ भी हो, और चाहे वे संगठित या असंगठित क्षेत्रकों, सार्वजनिक या निजी क्षेत्रकों में हो। इसमें क्लाइंट्स, ग्राहक और घरेलू कामगार भी शामिल हैं। शिकायत निवारण तंत्र। शिकायत समिति, आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी और स्थानीय शिकायत समिति एलसीसी। आईसीसी की संरचना। 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक निजी या सार्वजनिक संगठन में आईसीसी अनिवार्य है। न्यूनतम 4 सदस्य, जिनमें से आधी महिलाएं होंगी। पीठासीन अधिकारी, अधिमानतः महिलाओं के हितों के प्रति प्रतिबद्ध या सामाजिक कार्य का अनुभव या विधिक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों में से 2 सदस्य। गैर सरकारी संगठनों एनजीओएस या महिलाओं के हितों के प्रति प्रतिबद्ध संघों से 1 सदस्य। एलसीसी की संरचना। प्रत्येक जिला अधिकारी 10 से कम श्रमिकों वाले संगठनों से शिकायतें प्राप्त करने के लिए एलसीसी का गठन करता है। न्यूनतम 5 सदस्य, जिनमें से आधी महिलाएं होंगी। सामाजिक कार्य के क्षेत्र की प्रतिष्ठित महिला, जो महिलाओं के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हो। अध्यक्ष। जिले में ब्लॉक, तालुका या तहसील या वार्ड या नगर पालिका में कार्यरत महिलाओं में से 1 सदस्य। महिलाओं के हितों के प्रति प्रतिबद्ध गैर सरकारी संगठनों एनजीओएस या संघों से 2 सदस्य, कम से कम 1 महिला होगी। जिले में सामाजिक कल्याण या महिला एवं बाल विकास से संबंधित अधिकारी, पदेन सदस्य। आईसीसी और एलसीसी के सभी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया। आईसीसी और एलसीसी दोनों के पास दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट के समान शक्तियां हैं। कोई भी पीड़ित महिला या उसका विधिक उत्तराधिकारी कार्रवाई के लिए आईसीसी या एलसीसी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत घटना की तारीख से 3 माह के भीतर की जानी चाहिए। हालांकि आईसीसी या एलसीसी इस अवधि को अधिकतम 3 माह तक बढ़ा सकती है। सुलह, कंसिलिएशन। आईसीसी एलसीसी जांच से पहले और पीड़ित महिला के अनुरोध पर सुलह के माध्यम से उसके और प्रतिवादी के बीच मामले को निपटाने के लिए कदम उठा सकते हैं। हालांकि किसी भी मौद्रिक समझौते को सुलह का आधार नहीं बनाया जाएगा। शिकायत की जांच। आईसीसी एलसीसी या तो पीड़िता की शिकायत पुलिस को अग्रेषित कर सकती है अथवा स्वयं जांच प्रारंभ कर सकती है, जिसे 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना अनिवार्य है। दोषी के विरुद्ध कार्रवाई।
जांच पूर्ण होने के बाद आईसीसीएलसीसी को 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट नियोक्ता को सौंपनी होगी। यदि यौन उत्पीड़न के आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो आईसीसीएलसीसी नियोक्ता को कंपनी के सेवा नियमों के अनुसार दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश करेगी। अपील। यदि पीड़ित महिला या प्रतिवादी निर्णय से संतुष्ट नहीं है तब वो 90 दिनों के भीतर न्यायालय या अधिकरण में अपील कर सकती है। झूठी शिकायत। यदि शिकायत झूठी पाई जाती है तब आईसीसी नियोक्ता को सेवा नियमों के अनुसार शिकायतकर्ता महिला या शिकायत करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। पॉश अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दे। आंतरिक समितियों आईसीसीएस का गठन न होना। अनेक संस्थान या तो आईसीसीएस का गठन नहीं करते हैं या उनका गठन अनुचित तरीके से करते हैं। उदाहरण के लिए बाह्य सदस्य की अनुपस्थिति। उदाहरण, देश के 30 राष्ट्रीय खेल महासंघों में से 16 ने अब तक आईसीसी का गठन नहीं किया था। अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में जहां नियोक्ता कर्मचारी संरचनाएं अस्पष्ट हैं वहां पॉश अधिनियम के संरक्षण तक पहुंचना और उन्हें लागू करना कठिन हो जाता है। उदाहरण, भारत की लगभग 80% महिला कामगार अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। प्रक्रियात्मक अस्पष्टता। जांच कैसे की जाए, इस बारे में कानून में अस्पष्टता तथा महिला कर्मचारियों में जागरूकता का अभाव प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं। कम रिपोर्टिंग। सामाजिक कलंक, प्रतिशोध के डर और करियर पर नकारात्मक प्रभाव की आशंका के कारण पीड़िता प्रायः शिकायत दर्ज नहीं कराती हैं। साक्ष्य संबंधी कठिनाइयां। यौन उत्पीड़न प्रायः निजी तौर पर होता है जिससे इसे साबित करना मुश्किल हो जाता है। साक्ष्य को संभालने में मानकीकरण की कमी प्रक्रिया को कमजोर करती है। ग्रे एरियाज। अनुचित व्यवहार और गलतफहमी के बीच अंतर करना मुश्किल होता है। सांस्कृतिक अंतर और व्यक्तिगत धारणाएं प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना देती हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने के लिए उठाए गए अन्य कदम। यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस एनडीएसओ यौन अपराधियों की जांच और ट्रैकिंग की सुविधा के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। वन स्टॉप सेंटर ओएससी योजना। हिंसा से प्रभावित महिलाओं को चिकित्सा, पुलिस सहायता, विधिक परामर्श और अस्थायी आश्रय जैसी एकीकृत सेवाएं प्रदान करना। यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार यौन हमले के मामलों में समयबद्ध जांच की निगरानी और ट्रैकिंग करना। स्वाधार गृह योजना उन महिलाओं के पुनर्वास के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करती है जिन्होंने अपराध, हिंसा, मानसिक तनाव का सामना किया है ताकि वे गरिमा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। उज्ज्वला योजना सामाजिक लामबंदी के माध्यम से वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना। आगे की राह। जांच प्रक्रियाओं का मानकीकरण। आईसीसी सदस्यों को जांच प्रक्रिया, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, संवेदनशील गवाहियों के प्रबंधन तथा तर्कपूर्ण रिपोर्ट लेखन पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे जांच विधिक रूप से सुदृढ़ और मानवीय बन सके। आईसीसी की स्वतंत्रता। जब आरोपों में वरिष्ठ प्रबंधन सीईओ स्तर शामिल हो तब रक्षोपायों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इन रक्षोपायों में बाह्य सदस्य के लिए सशक्त भूमिका और निष्पक्षता व आईसीसी निर्णयों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए संगठनात्मक दबाव को कम करने वाले तंत्र शामिल हैं। पीड़िता सुरक्षा। गोपनीयता भंग होने से रोकने हेतु कठोर आंतरिक प्रोटोकॉल बनाए जाने चाहिए। उल्लंघन पर दंड का प्रावधान होना चाहिए तथा पीड़िता को जांच के दौरान सुरक्षित कार्य परिवेश, कोई प्रतिशोध नहीं सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे रिपोर्टिंग और निष्पक्षता दोनों में वृद्धि हो सके। संवेदीकरण कार्यक्रम। अचेतन पूर्वाग्रहों को दूर करने और संगठन के भीतर सम्मान व समानुभूति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए ताकि विश्वास और सुरक्षित कार्य परिवेश का निर्माण हो सके। साक्ष्य प्रबंधन प्रोटोकॉल को सुदृढ़ करना। आईसीसीएस को साक्ष्य एकत्र करने और उनका आकलन करने के लिए सुदृढ़ प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए। साक्ष्यों में सत्यापित दस्तावेजी साक्ष्य, ईमेल, टेक्स्ट रिकॉर्ड और सावधानीपूर्वक क्रॉस चेक किए गए गवाहों के बयान शामिल हैं। निष्कर्ष। पॉश अधिनियम के दायरे का हालिया न्यायिक विस्तार कार्यस्थल की बदलती और आपस में जुड़े जगत में जवाबदेही की खामियों को दूर करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। आगे चलकर सतत संस्थागत प्रतिबद्धता, निरंतर संवेदीकरण और प्रक्रियात्मक कठोरता पॉश को एक प्रतिक्रियाशील निवारण तंत्र से सभी महिलाओं के लिए सुरक्षित, समावेशी और न्यायसंगत कार्यस्थलों की सक्रिय गारंटी में बदलने के लिए आवश्यक हैं। 1.7 अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 अमृत 2.0 अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 मिशन। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में आवास और शहरी मामलों की स्थायी समिति 18वीं लोकसभा ने लोकसभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट का शीर्षक शहरी पेयजल पर विशेष जोर देने के साथ अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत की समीक्षा है। अन्य संबंधित तथ्य। संसदीय पैनल ने व्यापक अमृत ढांचे के भीतर शहरी पेयजल पर ध्यान केंद्रित किया।
इसने वित्त पोषण, संस्थागत व्यवस्था, निगरानी प्रणाली और अपशिष्ट जल प्रबंधन की जांच की। रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि अमृत ने शहरी कायाकल्प में काफी प्रगति की है। हालांकि जल सुरक्षित शहरों के लक्ष्य तक पहुंचने में अभी भी महत्वपूर्ण बाधाएं बनी हुई हैं। यह इस बात पर बल देती है कि वर्तमान प्रयासों को विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। साथ ही स्थायी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन (SBM) और जल शक्ति अभियान जैसी योजनाओं के साथ समन्वय आवश्यक है। स्थायी समिति के अवलोकन और सिफारिशें। विषय रेखांकित प्रमुख मुद्दे। सिफारिशें। शहरी जल अवसंरचना, वित्त पोषण, उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति HPEC के अनुमानों और अमृत 2.0 आवंटन के बीच व्यापक वित्त पोषण अंतर है। वित्त पोषण के अंतर को पाटने के लिए व्यापक राज्य स्तरीय मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही बहुपक्षीय वित्त पोषण का प्रयास किया जाना चाहिए। छोटे शहरी स्थानीय निकायों ULBS में सीमित संचालन और रखरखाव O&M क्षमता है। एक प्रोत्साहन आधारित O&M ढांचा स्थापित किया जाना चाहिए। साथ ही 2047 तक के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन किया जाना चाहिए। संस्थागत शासन। शासन विभिन्न मंत्रालयों और योजनाओं में बटा हुआ है। मौजूदा अभिसरण तंत्र के बावजूद संस्थागत तालमेल की कमी है। एक औपचारिक अंतर-मंत्रालयी समन्वय मंच बनाकर एकीकृत शहरी जल प्रबंधन IUWM को संस्थागत रूप देना चाहिए। राज्य स्तर पर IUWM सेल स्थापित की जानी चाहिए। निगरानी, डेटा और पारदर्शिता। जल कवरेज, गैर राजस्व जल ऑन NRW, मीटरिंग और राज्यों एवं ULBS के वित्तीय योगदान के संबंध में डेटा रिपोर्टिंग अपर्याप्त है। एक मानकीकृत परिणाम निगरानी ढांचा शुरू किया जाना चाहिए। 24x7 आपूर्ति और NRW पर डेटा के लिए एक सार्वजनिक डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया जाना चाहिए। जवाबदेही बढ़ाने के लिए वित्तीय व्यय को ट्रैक करने हेतु एक मजबूत तंत्र लागू किया जाना चाहिए। अपशिष्ट जल उपचार और पुनः उपयोग। सीवेज की एक बड़ी मात्रा अनुपचारित रहती है। मौजूदा सीवेज उपचार संयंत्र STPS का कम उपयोग किया जा रहा है। 100% उपचार प्राप्त करने के लिए प्रवर्तनीय बेंचमार्क के साथ एक राष्ट्रीय शहरी अपशिष्ट जल पुनः उपयोग नीति तैयार की जानी चाहिए। राज्य स्तरीय पुनः उपयोग नीतियों को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप पेयजल के डायवर्जन में होने वाली कमी को ट्रैक किया जाना चाहिए। दीर्घकालिक मांग अनुमान। वर्तमान में वर्ष 2047 तक शहरी पेयजल की मांग के लिए कोई समेकित राष्ट्रीय स्तर का अनुमान नहीं है। अगले 25-30 वर्षों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय मूल्यांकन शुरू किया जाना चाहिए। इसमें जनसंख्या वृद्धि, प्रवासन और जलवायु लचीलेपन को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह आकलन राष्ट्रीय शहरी जल सुरक्षा रणनीति नेशनल अर्बन वाटर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के निर्माण का आधार बनेगा। निष्कर्ष। संसदीय पैनल इस बात पर बल देता है कि अमृत ने शहरी सेवा वितरण के लिए एक आधारभूत ढांचा तैयार किया है। हालांकि ये गति, पैमाने और एकरूपता के मामले में पीछे रह गया है। अमृत के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्षमता संबंधी कमियों को दूर करना और मजबूत वित्त पोषण सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही परिणाम उन्मुख शासन को लागू करना भी अनिवार्य है। अमृत 2.0 के साथ जल सुरक्षा, संधारणीयता और जवाबदेही पर अधिक ध्यान दिया गया है। यह निवेश को स्थायी शहरी परिवर्तन में बदल सकता है। अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 अमृत 2.0 के बारे में। लॉन्च की तिथि 1 अक्टूबर 2021। अमृत 2015-2021 के बाद का मिशन। नोडल मंत्रालय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। प्रकार केंद्र प्रायोजित योजना CSS। विषय जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, हरित स्थान तथा पार्क और गैर मोटर चालित शहरी परिवहन के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास। योजना की अन्य विशेषताएं। परिणाम आधारित वित्त पोषण। शहरों को निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रोडमैप प्रस्तुत करना होगा। अमृत 2.0 के प्रमुख उद्देश्य। सार्वभौमिक जल कवरेज। लगभग 4800 सभी वैधानिक शहरों स्टैट्यूटरी टाउन्स में कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना। सीवरेज कवरेज। 500 अमृत शहरों में 100% सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन सुनिश्चित करना। जल सुरक्षित शहर। जल निकायों का पुनरुद्धार, शहरी जलभृत एक्विफर प्रबंधन, वर्षा जल संचयन और पेयजल सर्वेक्षण आयोजित करना। सामुदायिक भागीदारी। महिला स्वयं सहायता समूहों पर विशेष बल दिया गया है। पेयजल सर्वेक्षण।
शहरों का जल गुणवत्ता, मात्रा और पुनः उपयोग पर आकलन करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी निगरानी उपकरण, स्वच्छ सर्वेक्षण के समान। पीपीपी अधिदेश 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को अपने आवंटन का कम से कम 10% सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के माध्यम से लागू करना होगा। प्रौद्योगिकी उपमिशन, लाइटहाउस परियोजनाओं और जल क्षेत्र के स्टार्टअप्स को समर्थन देने पर ध्यान। गिग इकोनॉमी मॉडल, अमृत मित्र पहल, एक अनूठा सामाजिक एकीकरण जहां युवाओं और महिलाओं को फीडबैक और मूल्यांकन भूमिकाओं के लिए शामिल किया जाता है। अनिवार्य सुधार और शहरी शासन, दीर्घकालिक संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए फंड को विशिष्ट सुधारों जैसे राजकोषीय स्वास्थ्य और जल दक्षता में जोड़ा गया है। केंद्रीय सहायता, वित्त पोषण प्रतिरूप, शहर राज्य की श्रेणी, केंद्रीय अंश, संघ राज्य क्षेत्र यूटीएस 100%, पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य 90%, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर 50%, 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहर 33.33%, 1/3, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर 25%। कार्यान्वयन और योजना तंत्र। योजना एक बॉटम अप डेटा संचालित प्लानिंग पदानुक्रम का पालन करती है। शहर जल संतुलन योजना CWBP यह आधारभूत कदम है। शहर वर्तमान आपूर्ति, मांग और अंतराल का आकलन करते हैं। शहर जल कार्य योजना CWAP में चिन्हित कमियों को दूर करने के लिए परियोजनाएं तैयार की जाती हैं। राज्य जल कार्य योजना SWAP केंद्र शीर्ष समिति को प्रस्तुत की जाने वाली शहरी योजनाओं का एकत्रीकरण। शहरी एक्विफर प्रबंधन योजना यह योजना शहरी एक्विफर प्रणालियों में सकारात्मक भूजल संतुलन बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेगी। एक 1.8 भारत में विमानन शासन, एविएशन गवर्नेंस इन इंडिया। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में एक प्रमुख कंपनी की परिचालन गतिविधियों में आए गंभीर व्यवधानों के बाद भारत का नागरिक उड्डयन क्षेत्र चर्चा में है। इसके परिणाम स्वरूप नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा नियामक कार्रवाई की गई है। अन्य संबंधित तथ्य। दिसंबर 2025 की शुरुआत में उड़ान रद्द होने और व्यवधानों की एक बड़ी घटना देखने को मिली। इसने एयरलाइन के परिचालन नियोजन, चालक दल के रोस्टरिंग और आकस्मिक प्रबंधन की कमजोरियों को उजागर किया। इस स्थिति ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा नियामक हस्तक्षेप को प्रेरित किया। इसमें पायलटों हेतु विश्राम के नए मानदंडों से छूट भी शामिल थी। संकट ने भारत में विमानन शासन के संबंध में चिंताएं पैदा कर दी हैं। इससे नियामक प्रभावशीलता, DGCA सुधार, उद्योग एकाग्रता, स्लॉट आवंटन और आकस्मिक योजना की नई जांच शुरू हो गई। क्या आप जानते हैं, नागर विमानन एक संघीय विषय है। इसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची सूची I की प्रविष्टि 29 में स्थान दिया गया है। हवाई नौवहन, विमानपत्तन हवाई अड्डों और विमानों के संदर्भ में संसद को अनन्य विधायी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। भारत में विमानन क्षेत्र की संस्थागत संरचना। मंत्रालय, नागरिक उड्डयन। मंत्रालय नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विकास और विनियमन के लिए राष्ट्रीय नीतियों तथा कार्यक्रमों को तैयार करने वाला नोडल मंत्रालय है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ये नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में नियामक निकाय है जो मुख्य रूप से सुरक्षा संबंधी मुद्दों से निपटता है। उत्तरदायित्व, ये भारत में से के भीतर हवाई परिवहन सेवाओं के नियमन के लिए उत्तरदायी है। ये नागरिक वायु नियमों, हवाई सुरक्षा और उड़ान योग्यता मानकों के प्रवर्तन के लिए भी जिम्मेदार है। यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के साथ सभी नियामक कार्यों का समन्वय करता है। भारत को 2025-2028 की अवधि के लिए ICAO परिषद में फिर से चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा। उत्पत्ति, इसकी स्थापना 1944 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन अभिसमय शिकागो कन्वेंशन के माध्यम से की गई थी। अधिदेश, यह संयुक्त राष्ट्र UN की एक विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय विमानन मानक विकसित करती है और सुरक्षित हवाई परिवहन की सुविधा प्रदान करती है। सदस्य 193 देश, भारत इसका एक सदस्य है। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण AERA इसे 2009 में भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 के तहत स्थापित किया गया था। यह वैमानिकी सेवाओं के लिए टैरिफ को नियंत्रित करता है। साथ ही यह प्रमुख हवाई अड्डों पर दी जाने वाली अन्य सेवाओं के शुल्क निर्धारित करता है और ऐसे हवाई अड्डों के प्रदर्शन मानकों की निगरानी करता है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS इसे 1978 में DGCA में एक सेल के रूप में स्थापित किया गया था।
बाद में 1987 में इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र विभाग के रूप में पुनर्गठित किया गया। यह ICAO के शिकागो कन्वेंशन के अनुबंध 17 के अनुसार विमानन सुरक्षा मानक निर्धारित करता है। अनुबंध 17 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन को गैर कानूनी हस्तक्षेप के कार्यों से बचाने पर केंद्रित है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB इसे 2012 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। AAIB द्वारा 2250 किलोग्राम AUW से अधिक वजन वाले विमानों या टर्बोजेट विमानों से जुड़ी सभी दुर्घटनाओं की जांच करता है। 2250 किलोग्राम या उससे कम द्रव्यमान वाले विमानों की घटनाओं की जांच DGCA द्वारा की जाती है, जिन्हें गंभीर घटनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में विमानन शासन से संबंधित मुख्य समस्याएं। नियामक स्वतंत्रता और स्टाफिंग। मंत्रालय के साथ DGCA की निकटता परिचालन स्वायत्तता पर सवाल उठाती है। अन्य देशों के स्वतंत्र नियामकों के पास नियामक नियंत्रण से बचने के लिए अधिक वैधानिक सुरक्षा होती है। संसदीय स्थायी समिति 380वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि DGCA में कर्मचारियों की भारी कमी है। यह अस्थायी कर्मचारियों पर निर्भर है और एक स्वतंत्र, विशिष्ट और प्रभावी नियामक के रूप में कार्य करने में असमर्थ है। खंडित नियामक कार्यक्षेत्र, सुरक्षा, आर्थिक विनियमन और हवाई अड्डा प्रबंधन जैसे विभिन्न कार्यों के लिए कई एजेंसियां हैं। यदि शासन तंत्र को सुसंगत नहीं बनाया जाता है तो इससे समन्वय की कमी हो सकती है। सुरक्षा निरीक्षण बनाम वाणिज्यिक दबाव, तेजी से विकास और बाजार सुदृढ़ीकरण वाणिज्यिक अनिवार्यताओं और सुरक्षा बफर के बीच तनाव पैदा कर सकता है। लागत दक्षता और शेड्यूलिंग जैसे वाणिज्यिक दबाव अक्सर चालक दल के रोस्टरिंग और रखरखाव जैसे सुरक्षा मानकों को प्रभावित करते हैं। बाजार एकाग्रता, बाजार में केवल कुछ ही कंपनियों का प्रभुत्व प्रणालीगत जोखिम को बढ़ाता है। एक बाजार लीडर की परिचालन विफलता देश भर में व्यवधान पैदा कर सकती है और बुनियादी ढांचे पर दबाव डाल सकती है। ATF राजकोषीय विरोधाभास। भारत में टिकट की कीमतों में विमानन टरबाइन ईंधन ATF का हिस्सा लगभग 45% है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 20-30% है। ATF अभी भी GST के दायरे से बाहर है। राज्य वैट 1% से 30% तक होता है। यह एक असमान अवसर और उच्च लागत संरचना बना देता है। रखरखाव, मरम्मत और आमूलचूल परिवर्तन MRO लचीलापन अंतराल। भारत में विशेष सीमा शुल्कबद्ध औद्योगिक समूहों की कमी है। इसी कारण लगभग 80% प्रमुख इंजनों की ओवरहॉलिंग अभी भी विदेशों में होती है। अन्य मुद्दे इसमें क्रू की कमी, अवसंरचना संबंधी समस्याएं जैसे हवाई अड्डों पर भीड़ तथा अवसंरचना विस्तार और यातायात वृद्धि के बीच असंतुलन, सीमित रियल टाइम निगरानी और अपूर्ण रिपोर्टिंग तथा उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। इनमें अपारदर्शी मूल्य निर्धारण एल्गोरिदम, बैगेज नियमों में अस्पष्टता और तदर्थ नीतिगत बदलाव आदि आते हैं। विमानन क्षेत्र में सुधार के लिए हाल ही में उठाए गए कदम। भारतीय वायुयान विधेयक BVV 2024, इसने 90 साल पुराने विमान अधिनियम 1934 को निरस्त कर दिया। इसने लाइसेंसिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की शुरुआत की। विशेष रूप से रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर प्रतिबंधित RTOR प्रमाणपत्र प्रक्रिया को दूरसंचार विभाग DOT से DGCA में स्थानांतरित कर दिया गया। विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण अधिनियम 2025, ये कानून मई 2025 में लागू हुआ। यह विशेष रूप से केप टाउन कन्वेंशन को लागू करने के लिए लाया गया था। यह सुनिश्चित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय पट्टादाता लेसर्स कॉर्पोरेट दिवाला स्थगन के दौरान भी विमान को वापस ले सकते हैं। यह IBC 2016 के प्रावधानों पर प्रभावी होता है। केप टाउन अभिसमय का प्राथमिक उद्देश्य उच्च मूल्य वाले विमानन परिसंपत्तियों, एयरफ्रेम, विमान इंजन तथा हेलीकॉप्टर से संबंधित निश्चित और प्रवर्तनीय अधिकारों की प्राप्ति की समस्या का समाधान करना है। ये परिसंपत्तियां अपने स्वभाव के कारण किसी एक निश्चित स्थान से जुड़ी नहीं होती। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान। यह किफ़ायती हवाई यात्रा के माध्यम से टियर 2 और टियर 3 शहरों को जोड़ने पर केंद्रित है। यह बिना सेवा वाले और कम सेवा वाले मार्गों के लिए एयरलाइंस को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण VGF प्रदान करता है। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति NCAP 2016, इसने एयरलाइंस के लिए बाजार प्रवेश मानदंडों को उदार बनाया। साथ ही इसने विमानन में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा दिया और हवाई अड्डा विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया। आगे की राह। स्वायत्त CAA DGCA को एक स्व-वित्तपोषित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण CAA में बदला जाना चाहिए। इससे मंत्रालय की नीतिगत भूमिका को बनाए रखते हुए DGCA की परिचालन स्वतंत्रता मजबूत होगी। कार्यबल सुधार।
क्रू रोस्टरिंग पर निगरानी को सुदृढ़ करना, सशक्त आकस्मिक बफर अनिवार्य करना तथा परिचालन अस्थिरता घटाने हेतु प्रशिक्षण, प्रतिधारण प्रोत्साहनों और मानव कारक अनुसंधान में निवेश किया जाना चाहिए। प्रवर्तन ढांचा प्रकाशित मानकों, सुधारात्मक कार्रवाई की समय सीमा तथा अनुपालन स्थिति के सार्वजनिक प्रकटीकरण के साथ एक पारदर्शी, चरणबद्ध प्रवर्तन एवं दंड ढांचा विकसित किया जाना चाहिए। कार्यों का पृथक्करण है, सुरक्षा विनियमन, आर्थिक निरीक्षण और दुर्घटना जांच के बीच स्पष्ट कानूनी अलगाव होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एएआईबी की स्वतंत्रता को वैधानिक मजबूती देना और एईआरएएआई की भूमिकाओं की समीक्षा करना ताकि ओवरलैप कम हो सके। राष्ट्रीय एमआरओ नीति 2.0 केवल जीएसटी रियायतों से आगे बढ़कर एकीकृत विमानन हब बनाने की आवश्यकता है। इसमें इंजन निर्माण और घटक परीक्षण शामिल होने चाहिए। सतत विमानन ईंधन एसएफ अधिदेश बढ़ाना। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 2027 तक 1% एसएफ सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है। इसे 2030 तक बढ़ाकर 5% करने की योजना है। बाजार लचीलापन है, प्रतिस्पर्धी विविधता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और क्षेत्रीय वाहकों के प्रवेश को सुगम बनाया जाना चाहिए। किसी एक वाहक की विफलता के जोखिम को कम करने के लिए स्लॉट आवंटन और आकस्मिक प्रोटोकॉल की समीक्षा की जानी चाहिए। उपभोक्ता सुरक्षा उपाय यात्री अधिकारों के चार्टर को संहिताबद्ध और सरल बनाना चाहिए। किराया घटकों को पारदर्शी बनाएं और शिकायत निवारण के लिए तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। अन्य आवश्यक सुधार है, यात्री शिकायतों को तेजी से हल करने के लिए एक समर्पित विमानन लोकपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। उद्योग और नियामक के बीच नियमित संवाद को संस्थागत बनाया जाना चाहिए और डीजीसीए की तकनीकी जनशक्ति और क्षेत्रीय कार्यालयों का विस्तार किया जाना चाहिए। निष्कर्ष: भारत का विमानन क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। तेजी से होती वृद्धि के लिए आधुनिक, स्वतंत्र और लचीले शासन की आवश्यकता है। नियामक स्वायत्तता को मजबूत करना और संस्थागत भूमिकाओं को स्पष्ट करना अनिवार्य है। वैश्विक मानकों के अनुरूप होने के लिए मानव पूंजी में निवेश करना भी जरूरी है। 1.9 संक्षिप्त सुर्खियां, न्यूज इन शॉर्ट्स। 1.9.1 भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूएनसीएसी के पक्षकार देशों का 11वां सम्मेलन COSP11 दोहा घोषणापत्र 2025 को अपनाने के साथ संपन्न हुआ। यह घोषणापत्र राष्ट्रों से आह्वान करता है कि वे सीमा पार भ्रष्टाचार आदि में अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग को मजबूत करने के लिए एआई सहित डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाएं। मादक पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC इस अभिसमय के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCAC के बारे में। यह एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी साधन है। इसे 2003 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था और 2005 में लागू किया गया था। उद्देश्य है भ्रष्टाचार को रोकना और उससे निपटना, सत्यनिष्ठा एवं जवाबदेही को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुगम बनाना तथा भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त संपत्तियों को वापस प्राप्त करना। हस्ताक्षरकर्ता और पक्षकार सितंबर 2025 तक 140 हस्ताक्षरकर्ता तथा 192 पक्षकार हैं। भारत इस अभिसमय का एक पक्षकार है। 1.9.2 10वीं अनुसूची में संशोधन हेतु गैर सरकारी विधेयक, प्राइवेट मेंबर्स बिल टू अमेंड द 10th शेड्यूल। इस विधेयक का उद्देश्य सांसदों को विधेयकों और प्रस्तावों पर मतदान के दौरान अपने राजनीतिक दल से स्वतंत्र रुख अपनाने की अनुमति देना है। इससे कानून निर्माण की बेहतर प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा और सांसदों को 10वीं अनुसूची के तहत लागू व्हिप आधारित निरंकुशता, व्हिप ड्रिवन टिरनी से मुक्ति मिलेगी। 10वीं अनुसूची के तहत व्हिप लागू करने की आवश्यकता क्यों है? गैर सिद्धांतवादी या अनैतिक दलबदल को रोकना। वर्ष 1985 से पहले सांसदों या विधायकों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए बार बार राजनीतिक दल बदलना सामान्य घटना हो गई थी। इसे आया राम गया राम राजनीति की संज्ञा दी गई। निर्वाचित प्रतिनिधियों को धन, पद या अन्य प्रकार के लाभ का लालच देकर लुभाने की प्रक्रिया को राजनीतिक दल बदल, हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। राजनीतिक और सरकार की स्थिरता सुनिश्चित करना। बार बार होने वाले दल बदल के कारण बिना नए निर्वाचन कराए कार्यकाल पूरा करने से पहले ही सरकारें गिर जाती थीं। इससे जनमत का अपमान होता था। राजनीतिक दल में अनुशासन को बढ़ावा देना। बजट प्रस्ताव, विश्वास मत, महत्वपूर्ण विधेयकों पर परिचर्चा या मतदान के दौरान किसी राजनीतिक दल के सदस्यों को एकजुट होकर सहयोग करने की आवश्यकता होती है। व्हिप सचेतक प्रणाली। व्हिप क्या है? यह राजनीतिक दलों द्वारा सांसदों, MPs या विधायकों, MLAs को एक विशेष तरीके से मतदान करने के लिए बाध्य करने हेतु दिया गया निर्देश है। निरर्हता। 10वीं अनुसूची
52वां संशोधन 1985। इसके अंतर्गत पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करने से सदन की सदस्यता के लिए निरर्हता का प्रावधान है। विधिक स्थिति, इसे कोई सांविधानिक या सांविधिक स्टैच्यूटरी मान्यता प्राप्त नहीं है। यह एक परंपरा आधारित प्रथा है। 170वां विधि आयोग। व्हिप केवल तभी जारी किया जाना चाहिए जब मतदान सरकार की सत्ता या अस्तित्व को प्रभावित करता हो। व्हिप की आलोचना क्यों होती है? प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र को कमजोर करना है। निर्वाचित प्रतिनिधि सदन में किसी मुद्दे पर अपनी अंतरात्मा या अपने मतदाताओं की भावना के अनुसार मतदान नहीं कर पाते। विरोध के स्वर को दबाना है। आलोचकों का तर्क है कि व्हिप सांसदों को राजनीतिक दल के नेतृत्वकर्ता का रबर स्टाम्प बना देता है। साथ ही ये विचार विमर्श आधारित परिचर्चा को कमजोर करता है। ये संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रदत्त वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार को भी कमजोर करता है। सरकार की अस्थिरता रोकने में विफल 2022 के महाराष्ट्र विधानसभा के मामले जैसे उदाहरणों से स्पष्ट है कि व्हिप के प्रावधान के बावजूद दलबदल, हॉर्स ट्रेडिंग और कार्यकाल पूरा होने से पहले सरकार का गिरना जारी है।